हेलो बच्चों। 29 जनवरी शिफ्ट 1 हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे। होपफुली सारे बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और ये पेपर मॉडरेट लेवल और क्या इजी पे ही बनाया गया था। मेनली क्या था, एनसीईआरटी बेस्ड क्या है, क्वेश्चंस ज़्यादा दिए गए थे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था स्टायरीन। यहाँ पर क्या था, स्टायरीन था। स्टायरीन की रिएक्शन क्या है, H2H+, मतलब क्या था बच्चों, यहाँ पर H3O+ के साथ रिएक्शन कराई हुई थी। समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। स्टायरीन रिएक्ट विथ H+H2O। यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्या करेगा बच्चों, H पे अटैक करेगा। जब ये H पे अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर H क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया और ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, टूट गया। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा वाटर भी डाला गया है, तो वाटर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर OH। तो बच्चों यहाँ पर ये बताइएगा कार्बोकेटायन है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है, तो बच्चों इसके जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा, ये क्या करेगा, इधर पे अटैक करेगा। जब इधर पे अटैक करेगा तो फाइनली क्या होगा, CH3OH और क्या प्लस। बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+। यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर सेकेंड जो था CrO3 इन एसिडिक मीडियम, मतलब क्या यूज किया गया, जोन्स रिएजेंट। क्या यूज किया गया, CrO3H+। तो ये क्या यूज किया गया, जोन्स रिएजेंट। और ये हमें पता है कि जोन्स रिएजेंट क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को। ये क्या फॉर्मेशन हुआ, 2 डिग्री क्या हुआ, अल्कोहल। इसको क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज करेगा और फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। किस में कर देगा, कीटोन में। देन उसके बाद बच्चों जो थर्ड स्टेप था, यहाँ पर यूज किया गया वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या यूज किया गया, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये हमें पता होता है कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन में जो कीटोन होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था बच्चों। यहाँ पर कॉलम दिए हुए था और इसके ऑप्शंस भी बने हुए थे। यहाँ पर देखिएगा जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, ये फर्स्ट वाला किसके साथ मैच होगा, यहाँ पर आएगा क्या, डी, टाइटेनियम। और क्या होता है, एल्युमिनियम। ब्लड पिगमेंट में क्या होता है, यहाँ पर आयरन है, Fe, यहाँ पर Fe है। तो ब्लड पिगमेंट में क्या जाएगा, Fe। और Fe मतलब कौन सा हो गया आपका, सी वाला चला गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप सी ले लीजिए। और विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, रोनियम होता है, RH PPS3 तो यहाँ पर कौन सा चला जाएगा आपका, ए। तो विल्किंसन में कौन सा आ गया आपका, ए। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस क्या थे, मैच करवा लेने थे हमें। और यहाँ पर ये क्या था, करेक्ट आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही बच्चों क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर ये पूछा गया था इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। यहाँ पर समझिएगा, हम लोगों ने क्या किया, एक कंपाउंड बना लिया। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या, CH3।
अब आप ये बताइएगा, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लोन पेयर, तो ये जो होता है क्या इसे हम क्या हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे ना, इंडक्टिव बोलेंगे, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या रेजोनेंस, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ये बताइए ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये लोन पेयर क्या करेगा इसके साथ? रेजोनेंस। क्या करेगा? रेजोनेंस। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो बच्चों विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या था? करेक्ट था। ये काफी इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस था। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था अपीयरेंस ऑफ रेड कलर ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ FeSO4। तो यहाँ पर क्या हुआ था? लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पीओसी में, और यहाँ पर ये बोला गया कि रेड कलर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है आफ्टर रिएक्शन के बाद। तो जब हम सोडियम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके बाद क्या होता है? जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उसका क्या हो जाता है? रेड कलर अपीयरेंस हो जाता है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है, या उसमें कौन से क्या हो सकते हैं? यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया था कि वो जो कंपाउंड होगा उसमें कौन कौन से क्या होंगे? एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा होता ये है, जो ये कंपाउंड होता है जो रेड कलर का आता है, ये कंपाउंड होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रल FeCl3 के साथ क्या रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये क्या होता है? रेड ब्लड। क्या होता है? ब्लडी रेड होता है। इसे हम बोलते हैं फेक ब्लड। जो मूवीज वगैरह में क्या है, जो ब्लड यूज होता है मूवीज में, ये इस कंपाउंड का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसका यूज किया जाता है, और इसे हम बोलते क्या है? फेक क्या बोलते हैं? ब्लड। तो यहाँ इस कंपाउंड में ये बताइएगा कौन कौन से एलिमेंट है आपका? सल्फर है और क्या है? नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या था? करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों? साइक्लोहेक्सीन थी रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu एंड क्या? CCl4। सो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, ये जो HNu के प्रेजेंस में होता है CCl4, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल क्या होता है? रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो CCl4 के साथ रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के हेल्प से समझ लेते हैं क्या होगा। तो देखिए पहला क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर क्या किया Cl2H तो होता ये है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल क्या होता है? एलाइलिक पोजीशन पे क्या होता है? फ्री रेडिकल क्या होता है? जनरेट होता है। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है? Cl क्या होगा? लग जाएगा। तो ये क्या होता है? एलाइलिक पोजीशन पे क्या लगाना देना था हमें? Cl लगा देना। बहुत सिंपल है। और अगर यहां पर क्या हुआ? Cl2 और यहां पर हमने क्या यूज कर लिया? CCl4। तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है नॉन क्लासिकल क्या होता है? कार्बोकेटायन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। देन Cl क्या करता है बच्चों? अटैक करेगा एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन होता है यहाँ पर? एंटी एडिशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, जिसकी वजह से क्या होता है? एंटी एडिशन बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ट्रांस प्रोडक्ट आ जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा? ट्रांस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है? मैच कर रहा है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर क्या था, एनर्जी डिफरेंस पूछा गया था और ऑप्शंस दिए गए थे कि यहाँ पर क्या होता है आपका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर क्या होता है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि डिफरेंस बताइए इसे क्या बोलेंगे। सो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ये जो डिफरेंस होता है इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और आप क्या करो, जो भी आपने मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उसका एनर्जी जो डिफरेंस होगा उसी को कहलाता है क्या, रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शंस बनाए गए थे 4 ऑप्शंस, उसमें से ये ऑप्शंस क्या था, करेक्ट था, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया था, स्ट्रक्चर दिया गया था, कंसंट्रेटेड का HBr एक्सिस में दिया हुआ है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा क्या होगा, यहाँ पर क्या HBr मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड होता है। अब ये बताइएगा बच्चों, ये लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये लोन पेयर अटैक करेगा OH CH2 CH3, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, लीव करेगा। अगर ये लीव करेगा तो बच्चों ये बताइएगा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। तो यहाँ पर क्या हो गया, OH। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा एक्सिस में लिया गया है, तो अगर एक्सिस में लिया गया है तो HBr तो और भी पड़ा हुआ है। जब HBr और भी पड़ा हुआ तो ये क्या करेगा बच्चों, H पे अटैक करेगा। तो बताइए कार्बोकेटाइन कहाँ पर बनाओगे, सो कार्बोकेटाइन का क्या कर दो, फॉर्मेशन कर दो, OH CH और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 और क्या हो गया प्लस। अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है, Br माइनस। तो Br माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। जब Br माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये डाउटफुल रहता है कि क्या सर यहाँ पर हम लोग Br नहीं लगा सकते क्या। सो होता ये है, जब आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर देते हो, ठीक है, जब ये होता है तो यहाँ पर क्या होता है, SN1 और क्या SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, OH का रिप्लेसमेंट नहीं होगा Br से। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ आर करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों में समझिएगा कि कार्बोकेटाइन कहाँ पर स्टेबल होगा, क्या यहाँ पर स्टेबल होगा क्या। अगर यहाँ पर आपने बनाया है तो फिर वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करके कहाँ पर चला जाएगा, इस 2 डिग्री वाले कार्बो। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पर दिया गया हाउ मैनी गिव किया पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, जो फेलिंग टेस्ट होता है ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर क्या होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। सो ये बताइएगा, ये वाला जो पहला दिया हुआ है फर्स्ट कंपाउंड, ये जो एल्डिहाइड है ये कैसा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। दूसरा वाला बच्चों ये एलिफैटिक है या नहीं, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या देगा, एलिफैटिक है।
ये भी क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। और यहाँ पर क्या है, ये जो कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर क्या है NO2, ये कैसा है आपका, एरोमेटिक है, तो ये भी नहीं देगा। और बच्चों लास्ट वाला जो दिया हुआ है ये कैसा है आपका, दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। सो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर शुड बी होना चाहिए कितना, 3। यहाँ पर आंसर आएगा 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड है। फेलिंग टेस्ट जो होता है ओनली फॉर किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन पूछी गई है, मोलैरिटी के बारे में पूछा गया है, और अपने को यहाँ पर वेट परसेंटेज गिवन है, और वेट परसेंटेज से अपने को मोलैरिटी तक जाना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए, अगर मोलैरिटी अपने को इक्वेट करनी है, वी नीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सेकेंड थिंग, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अगर है तो इनटू क्या कर देंगे, 1000। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और अपने को चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और उसका वेट परसेंटेज गिवन है और सोल्यूट का मोलर मास गिवन है, राइट। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब सोल्यूट का मास 36 ग्राम है, उस मोमेंट में जो सॉल्यूशन का मास होगा दैट वुड बी 100 ग्राम। क्योंकि मास परसेंटेज की अगर डेफिनेशन देखें तो मीनिंग होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज जैसे कि अपन देख पा रहे हैं 36% है, तो 36 ग्राम सोल्यूट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां से आप क्या करें, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। वॉल्यूम के लिए अपने को चाहिए डेंसिटी, दैट वुड बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो फाइनली वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारा सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, और अगर अपन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml, राइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 36 बाय 36। वॉल्यूम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 100 अपॉन 1.5 इंटू करना पड़ेगा 1000। तो ये कितना आया देखें, 1 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 1.5, राइट। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आया 15 मोलर, 15 मोलर। देखो, मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, कहीं पर डेटा मैंने देखा था ये डेंसिटी 1.25 दे रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 12.5 आ सकता है। बट इस डेंसिटी की हिसाब से अगर देखें द आंसर वुड बी 15 मोलर, राइट। चलिए देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, जिसमें अपने को रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और रुबीडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रुबीडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखनी है। रुबीडियम के चारों क्वांटम नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमें असाइन करनी है, राइट। तो सबसे पहले देखो, कंडेंस फॉर्म में अगर मैं रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट वुड बी क्रिप्टॉन, जो कि 36 इलेक्ट्रॉन से अकोमोलेट कर लेगा, एंड 5s1। क्लियर है। यहां आप देख सकते हो कि जो n की वैल्यू रहेगी दैट वुड बी 5। अगर s है तो l क्या रहेगा हमारा 0, l अगर 0 है तो m आपका 0, और s की वैल्यू आइदर प्लस और माइनस हाफ। क्लियर है। तो ये आपका सेट ऑफ क्वांटम नंबर रहेगा अगर अपन रुबीडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, राइट गाइस।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन लिया गया है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो मूविंग पार्टिकल्स हैं और इनकी वेवलेंथ इक्वल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है। तो रेशो पूछी गई है अपने को काइनेटिक एनर्जी की। वी ऑलरेडी नो द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो देखिए ये होता क्या है, h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ओके गाइस, यहाँ वेवलेंथ सेम है और अगर सेम वेवलेंथ है तो आप देख सकते हो h कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, मतलब मास और काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट वुड बी कांस्टेंट। यस और नो? ओके, तो देखिए अपन को करना क्या है, इधर रखते हैं इलेक्ट्रॉन और इधर रखते हैं प्रोटॉन और यहां पर लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और हमें काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, किसके विद रिस्पेक्ट, प्रोटॉन के विद रिस्पेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमें फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें एक चीज क्लियर है, ऑलरेडी पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम्स ज्यादा हैवियर है किसके कंपैरेटिव, इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो आंसर वुड बी 1836। और इसमें अगर हम ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, राइट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से लिया गया है। सिंपल अर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पर यूज हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको के नेट फाइंड आउट करना है और आपका जो रेट कांस्टेंट आपके K1 K2 K3 का के नेट के साथ रिलेशनशिप दे रखा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर के नेट हमें फाइंड आउट करना है और वो आपका K1 इंटू K2 अपॉन K3 है। अब हमें ऑलरेडी अरेनियस इक्वेशन के बारे में अच्छा खासा आइडिया है कि जो K होता है K इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और अगर हमें फाइनल यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को इक्वेट करना पड़े तो हम क्या करेंगे, K नेट की जगह लिखेंगे ए ई रेज पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये ई ए नेट है। और ये आएगा आपका ए ई रेज पावर माइनस ई ए वन, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएगा, ई ए टू डिवीजन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ई ए थ्री बाय आर टी। अगर अपन इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर दें तो हमें जो ई ए नेट मिलेगा दैट विल इक्वल टू ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई ए थ्री। क्लियर है? फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी आप देख पा रहे हो, आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू है 40 और सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 50 माइनस 60। सो द आंसर विल बी 90 माइनस 60 30 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट वन, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, बार बार हम इम्फेसाइज करते हैं कि एनसीईआरटी को गो थ्रू करो, एनसीईआरटी को गो थ्रू करो। एनसीईआरटी की रिडॉक्स रिएक्शन की सॉल्ड एग्जांपल एज इट इज यहां पर पूछी गई है, आप देख सकते हो। अल्कलाइन KMnO4 oxidize iodide to a particular product A, determine the oxidation state of iodine। तो आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे पास MnO4 नेगेटिव है और इसको आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन अल्कलाइन मीडियम, सो MnO4 नेगेटिव आपका MnO2 सॉलिड में जाएगा और साथ में I2 सॉलिड रिलीज होगी। सो दिस इज द रिएक्शन ऑलरेडी गिवन इन द रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम एज इट इज यहां पर पिक की गई है। तो यहां पर हम अपन को करना है क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है किसका, आयोडीन का। जो प्रोडक्ट ए बना तो दिस इज द प्रोडक्ट ए। और अगर अपन यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, राइट। हाँ तो बच्चों 29 जनवरी 2024 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जेई मेन का पेपर है उसके मेमोरी बेस्ड सवालों के सॉल्यूशंस अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल है अपने सामने मैच द कॉलम टाइप का, जिसमें डेफिनेटली यहाँ पर ये जिगलर-नट्टा कैटालिस्ट रहा होगा। और जिगलर-नट्टा कैटालिस्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है जिसमें ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम और प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है उसमें। तो ये डायरेक्टली बच्चों को ये कैटालिस्ट वगैरह ये सब समझाए भी जाते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि इसका मैचिंग तो इसके साथ हो जाएगा। यहाँ पर इनफैक्ट TiCl4 प्लस ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम ये होता है जिगलर-नट्टा कैटालिस्ट में। ब्लड पिगमेंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि ब्लड में जो है आयरन उपस्थित होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये आयरन रहा होगा डेफिनेटली Fe। विल्किंसन कैटालिस्ट भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते ही हैं। विल्किंसन कैटालिस्ट जो है वो रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 3 लिगेंड होंगे और क्लोरीन होगा, तो ये होता है। तो ये विल्किंसन कैटालिस्ट है जो कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में काम आता है। विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस तरीके से हम इनको सबको इस तरीके से मैच कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस रहे होंगे उस हिसाब से अपन इनको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को अगर अपन देखें तो इसमें ये एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, बच्चे इसको अच्छे से तैयार करके जाते ही हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को जब हमने FeSO4 के साथ में कंसनट्रेटेड HSO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था, सोडाने एक्सट्रैक्ट या लेसाने एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, उस लेसाने एक्सट्रैक्ट ने इन रिएजेंट्स के साथ में ब्लड रेड कलरेशन दिया। ये बहुत ही सिंपल सी मतलब रिएक्शन होती है जिसमें बताया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ अगर नाइट्रोजन प्लस सल्फर ऐसे तीनों एलिमेंट उपस्थित है तो लेसाने एक्सट्रैक्ट में ये सोडियम थायोसाइनेट बन करके निकल के आता है, जिसकी रिएक्शन जब हम फेरस सल्फेट, हालांकि लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी है। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहीं ना कहीं फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, और ये फेरस जो कि थायोसाइनेट के साथ ब्लड रेड कलरेशन नहीं देता, लेकिन फेरिक जो है वो थायोसाइनेट के साथ में ब्लड रेड कलरेशन देगा। तो यहाँ पर इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको भी अपन कई बार इस तरीके से बताते हैं, पूरा तो सॉल्ट एनालिसिस में कि इस तरीके का होता है। तो डेफिनेटली ब्लड रेड कलरेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ उसमें उपस्थित रहे होंगे। तो बहुत इजी सवाल है उस हिसाब से, मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो और इन्फॉर्मेशन को देखते ही, ऑप्शंस को देखते ही ये सवाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर के क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि यहाँ पर KMnO4 के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बातें हुई हैं। KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट हम बहुत आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं, बच्चों को समझाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या होगा,
KMnO4 को गर्म करने पर क्या होगा। तो इसको समझने का तरीका ये है कि जब हम गर्म करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर इंटरनली जो है इलेक्ट्रॉन्स के खिंचाव होते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहता है, छीनना चाहता है। हाई टेम्परेचर पे जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस होना चाहती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे जो फेवरेबल काम होने चाहेगा यहाँ पर वो ये है कि मैंगनीज अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये रिड्यूस होना चाहेगा। और रिड्यूस होना चाहेगा तो हम KMnO4 की ये रिएक्शंस भी पढ़ते हैं 3 अलग अलग मीडियम की, एसिडिक मीडियम, फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम और स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम। तो ऐसे में यहाँ पर चूंकि KMnO4 को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ऐसा कोई मीडियम नहीं है, यानी वो न्यूट्रल ही माना जाएगा। न्यूट्रल माना जाएगा तो मैंगनीज जो है वो रिड्यूस होकर के और MnO2 में जाएगा, +4 में जाएगा, मैंगनीज का ये ऑक्साइड बनेगा। चूंकि यहाँ पर मैंगनीज का रिडक्शन हुआ है तो डेफिनेटली किसी न किसी का ऑक्सीडेशन भी होना तय है। ऑक्सीडेशन होने के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम है K+, और एल्कली मेटल्स जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसने वो निकाल दिया, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। तो जो यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट दिखाई देता है वो है O-2 ऑक्साइड आयन, इसको ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा। तो मैंगनीज का रिडक्शन हुआ, ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज होगी तो ये किस में जाएगी, O2 0 में जाएगी। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ये भी बनेगा। साथ में अब बात आती है कि पोटेशियम कहाँ रहेगा। तो पोटेशियम एक वन ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पर बनाता है जिसके साथ में ये रहता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट यहाँ पर बनेगा। मैग्नीज यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो अलग बात है। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ये सब भी हम अब हमको सीखने को मिलता ही है। तो KMnO4 के डिकम्पोजिशन पर हम देखेंगे कि MnO2 भी बनेगा, O2 भी बनेगा और K2MnO4 बनेगा। यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से जो एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन हम देख पाएंगे वो होगा K2MnO4 + MnO2, बाकी के ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग और नहीं है। तो K2MnO4 + MnO2 मान ली, अब चूंकि ये मेमोरी बेस्ड सवाल भी है तो ऐसे में किसी ऑप्शन में मान लीजिए कि K2MnO4 + MnO2 + O2 भी दे रखा है तो डेफिनेटली वो भी आंसर हो जाएगा। तो बात यह है कि प्रोडक्ट इसके ऐसे बनेंगे KMnO4 को गर्म करने पर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी सवाल कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों वो बहुत ही सिंपल सा सवाल है यहाँ पर, और इसमें हम देख सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो ये रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन में ही पढ़ाया भी जाता है कि जो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है उसकी एनर्जी और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो एकदम डायरेक्ट मतलब डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल अगर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट सवाल है मेटल कार्बोनिल्स में से, और इसको भी समझ लेते हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह EAN के दौरान पढ़ाई भी जाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के दौरान भी, और मेटल कार्बोनिल्स एज ए होल पूरा एक अलग टॉपिक भी होता ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो वहां पर अपन देखेंगे, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस हैव ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड, ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड। तो यहाँ हमें देखना होगा कि ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड केवल वही हो सकता है जहां पर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड हो। तो पहली चीज तो इन दोनों में तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड ये तो है ही नहीं, CrCO का होल 6 है, ये FeCO का होल 5 है, NiCO का होल 4, तो इनमें तो बात ही नहीं उठती। CO2 CO का होल 8, यहाँ ये अपन स्ट्रक्चर्स में बताते भी हैं, हालांकि ये कैसे निकाला जाता है ये सब डिटेल में अपन बाद में पढ़ते भी हैं, लेकिन ये कुछ गिने चुने ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिनको अपन डायरेक्टली बना सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि क्लास में डायरेक्टली बनवाए जाते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि CO2 CO का होल 8, इसमें हम देखेंगे कि दो कार्बोनिल लिगेंड्स एज ए ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रहे हैं। तो हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस है ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स। पॉइंट ये है कि सवाल अपन पढ़ेंगे तो ये पूछ रहा है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड में से कितने में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें तो कर रही है, इन तीनों में कर ही नहीं सकती है। और Mn2CO का होल 10 में अगर अपन देखें तो वहां पर केवल मेटल और मेटल के बीच में ही बॉन्ड होता है,
वहां पे कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड मतलब एज ए ब्रिजिंग लिगेंड काम नहीं करती, वहां पे सारे ही कार्बोनिल लिगेंड्स टर्मिनल लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। अगेन डेफिनेटली वहां पर हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेने के लिए केवल इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड O। तो डेफिनेटली यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीज ने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ले ली है, 4 लिगेंड्स तो ये हो गए या 4 बॉन्ड्स ये हो गए और एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया। इस यही हाल इस मैग्नीज पे भी होगा और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड O और फिर ऐसे ही 4 लिगेंड होंगे। डेफिनेटली यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक भी कार्बोनिल लिगेंड यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर्स को हमने देख लिया और देखा कि केवल एक स्ट्रक्चर में ऑक्टा कार्बोनिल ऑफ कोबाल्ट, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रही है। तो आंसर होगा एक, अगर हमसे पूछा गया है कि कितने कॉम्प्लेक्सेस में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रही है, तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। ये सवाल आप देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस पर बेस्ड, मीडियम पर बेस्ड। अगेन एक और सवाल आ गया है जिसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 आयोडाइड आयन को जिस भी प्रोडक्ट में ले जाता है वहाँ उसकी आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। बच्चों ये बहुत स्पेसिफिकली बताया जाता है कि मीडियम का फर्क पड़ते ही प्रोडक्ट बदल जाते हैं और खासकर आयोडाइड, थायोसल्फेट, इन सब के लिए। तो हम देखेंगे कि KMnO4 जो है आयोडाइड को एसिडिक मीडियम की बात करें तो वो आयोडीन में ले जाता है, लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में यही KMnO4 आयोडाइड को आयोडेट आयन में ले जाता है। हाँ, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में वो KMnO4 खुद Mn+2 में जाएगा, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, और यहाँ पर ये रिड्यूस होकर के MnO2 में जाता है बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में। तो एल्कलाइन मीडियम में हम देख रहे हैं कि KMnO4 I- को आयोडेट में ले जाता है और आयोडेट में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, +5। तो हमसे पूछा है कि जो कंपाउंड बनेगा आयोडीन का उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5। तो ये इस तरीके से बताया जा सकता है। ओके,